हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के मुक्तक काव्यों की। रामधारी सिंह दिनकर के मुक्तक काव्यों से संबंधित यह मेरा दूसरा व्याख्यान है। इससे पहले का जो व्याख्यान था उसमें हमने रामधारी सिंह दिनकर के 5 मुक्तक काव्यों की बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी, और आज हम उससे अगले जो मुक्तक काव्य हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो लेक्चर के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत विस्तृत रूप से आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करती हूँ। और मैंने YouTube पर बहुत जगह देखा है कि आपको केवल ये बता दिया जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ और रचना का नाम क्या था, किंतु उस रचना के अंदर क्या था, उसकी विषय वस्तु क्या थी, कहानीबद्ध रूप में आपको कोई भी समझाता नहीं है। मतलब जितना विस्तृत रूप से समझाने का मैं आपको प्रयास करती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लगता। और जो ऐप हैं जो पैसे लेकर के आपको पठन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, वहाँ भी इस प्रकार की विषय वस्तु आपको नहीं मिलेगी, ऐसा मैं दावा करती हूँ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो भी इसी प्रकार का होने वाला है, तो अंत तक इसके साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो हम बात करते हैं कि उनका छठा जो मुक्तक काव्य था उसका क्या नाम था। तो छठे मुक्तक काव्य की बात करने से पहले हम जो पहले 5 हैं उनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला इनका मुक्तक काव्य था उसका नाम था बारदौली विजय, जिसका प्रकाशन हुआ था 1928 ईस्वी में। दूसरा इनका काव्य संग्रह था रेणुका, जिसका प्रकाशन हुआ था 1935 में। उसके बाद था हुंकार 1939, उसके बाद था रसवंती 1940 और द्वंद्व गीत 1940। इन 5 मुक्तक काव्य संग्रह की हम बात कर चुके हैं, और अब हम छठा मुक्तक काव्य देखने जा रहे हैं, और जिसका नाम था धूप और छाह। धूप और छाह, धूप और छाह। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। धूप और छाह का प्रकाशन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें बालोपयोगी कविताएं संकलित हैं। इसमें कैसी कविताएं संकलित हैं? जो बच्चों के सुनने के लायक हैं। यानी कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी रुचि होती है। तो इसमें क्या है, जो बच्चे जिन जैसी कविताओं में इंटरेस्ट लेते हैं उसी प्रकार की जो कविताएं हैं वो इसमें संकलित हैं। और इसकी क्या विशेषता है कि ये जो सभी कविताएं हैं इसमें, ये स्वयं इनकी रची हुई नहीं है। इनमें बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जो दूसरे कवियों का भावानुवाद कवि के द्वारा किया गया है, और इसमें केवल कवि की 6 मौलिक कविताएं संकलित हैं। लिख लीजिए, इसमें अधिकतर कविताएं अनुदित हैं। इसमें अधिकतर कविताएं क्या है? अनुदित हैं। और केवल 6 कविताएं मौलिक हैं। कितनी कविताएं मौलिक हैं? केवल 6 कविताएं इनकी लिखी हुई हैं, मौलिक हैं। और उनमें से कुछ के नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि कैंची और तलवार। कैंची और तलवार। दूसरी है शक्ति या सौंदर्य। शक्ति या सौंदर्य। तीसरी है बल या विवेक। तीसरी क्या है? बल या विवेक। चौथी है कैंची और तलवार, शक्ति या सौंदर्य, बल या विवेक। और एक है इसमें भारतेंदु स्मृति। एक कौन सी है?
भारतेंदु स्मृति। तो ये क्या है, ये इस काव्य संकलन की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। अभी क्या समझा इसमें कि धूप और छाह कब प्रकाशित हुई, 1946 ईस्वी में। इसमें क्या है, इसमें बाल उपयोगी कविताओं का संकलन है और ज़्यादातर कविताएं अनुदित हैं। कहीं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद किया गया है, कहीं सरोजिनी नायडू की कविताओं का अनुवाद किया गया है। केवल 6 ही कविताएं हैं जो इनकी मौलिक हैं और इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है कैंची और तलवार, शक्ति या सौंदर्य, बल या विवेक, भारतेंदु स्मृति। भारतेंदु स्मृति, भारतेंदु स्मृति, ठीक है, भारतेंदु स्मृति। ये इनकी क्या है, 6 मौलिक कविताएं हैं। अब इनका अगला काव्य संकलन देखते हैं जिसका नाम है सामधेनी। जिसका क्या नाम है, सामधेनी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1947 ईस्वी में। इसमें क्या है, इसमें 1941 से लेकर 1946 तक लिखी गई सफुट कविताओं का संकलन है, ठीक है। इसमें क्या है, 1941 से लेकर 1946 तक लिखी गई सफुट कविताओं का संकलन है। और इसकी विषय वस्तु क्या है इन कविताओं की, इसमें साम्राज्यवाद के प्रति घोर विरोध प्रकट किया गया है। इसमें क्या है, साम्राज्यवाद के प्रति घोर विरोध प्रकट किया गया है। और इसकी मुख्य कविताएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। एक तो है अंतिम मनुष्य इसकी मुख्य कविता है। दूसरी है जवानी का झंडा। तीसरी है दिल्ली और मास्को। और चौथी है इसमें अंतिम मनुष्य, जवानी का झंडा, दिल्ली और मास्को, अतीत के द्वार पर। पांचवी है कलिंग विजय, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस काव्य संग्रह की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। सामधेनी इसका प्रकाशन कब हुआ, 1947 ईस्वी में। इसमें क्या है, 1941 से 1946 तक लिखी गई कविताओं का संकलन है। और इसकी विषय वस्तु क्या है कविताओं की, कि इनमें साम्राज्यवाद के प्रति घोर विरोध प्रकट किया गया है। और अंतिम मनुष्य, जवानी का झंडा, दिल्ली और मास्को, अतीत के द्वार पर, कलिंग विजय, ये क्या है, ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो इसमें किसमें संकलित हैं, सामधेनी में। जैसे कि दिल्ली और मास्को देकर के पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो कविता है ये इनके कौन से काव्य संग्रह में संकलित है। तो आप बता सकते हैं कि सामधेनी काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है, ठीक है। तो चलिए इनके अगले काव्य संग्रह की बात करते हैं। अगला काव्य संग्रह है जिसका नाम है बापू। 1947 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जो है वो बापू के गुणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, किंतु विचारों में कहीं ना कहीं द्वंद्व था। बापू जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे,
किंतु जो रामधारी सिंह दिनकर है वो कहीं ना कहीं हिंसा को आवश्यक मानते थे। ठीक है, तो बापू जो है इसका प्रकाशन हुआ 1947 ईस्वी में। कहा जाता है कि बापू जो कविता थी वो इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई और एक बार जब बापू आए थे, स्टेज पर बैठे थे, रामधारी सिंह दिनकर भी उन्हीं के साथ बैठे थे, तो रामधारी सिंह दिनकर से कहा गया कि बापू के सामने आप कविता पाठ कीजिए, किंतु रामधारी सिंह दिनकर का जो है हौसला नहीं हुआ, वो माने नहीं कविता पाठ करने के लिए, क्योंकि वो बापू के सामने ही बापू के विचारों का विरोध नहीं कर सकते थे। तो इस कारण से उन्होंने कविता पाठ बापू के सामने नहीं किया। तो कविता पाठ बापू का प्रकाशन कब हुआ? 1947 ईस्वी में, और यह कविता भी 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई। 1947 में जो संस्करण प्रकाशित हुआ इसमें क्या था, इसमें बापू के प्रति, बापू के गुणों का बखान किया गया है। इसमें क्या किया गया है? बापू के गुणों का बखान किया गया है। और जो दूसरा संस्करण जब उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ तो उसमें क्या है, उसमें दूसरे संस्करण में लिख लीजिए, दूसरे संस्करण में बापू के प्रति मार्मिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गई है। बापू के प्रति मार्मिक श्रद्धांजलि जो है वो प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इसमें बापू के गुणों का बखान किया गया है, जो पहला संस्करण 1947 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा जो संस्करण है उसमें बापू के प्रति मार्मिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गई है। जैसे कि वो कहते हैं कि संसार जिन्हें पूजता आया, रोली तिलक और हारों से, मैं उन्हें पूजता बापू अंगारों से। तो ठीक है, तो वो यहाँ क्या है, उनके विचारों के प्रति विरोधाभास इनमें दिखाई देता है। चलिए अगले इनके काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं। इनका अगला काव्य संग्रह है इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू, ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1947 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें अतीत के जो योद्धा है यानी कि ऐतिहासिक योद्धाओं का इसमें गुणगान किया गया है। और मुख्यतः इसमें जो कवि हैं वो महात्मा बुद्ध और अशोक से प्रभावित इसमें दिखाई देते हैं। इसमें नालंदा, मगध, वैशाली, इन सब नगरों की शानो शौकत और वहाँ की सभ्यता संस्कृति का इसमें चित्रण किया गया है। तो लिख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें इतिहास की गौरव गाथा का चित्रण किया गया है। इसमें इतिहास की गौरव गाथा का चित्रण किया गया है और मुख्यतः गौतम बुद्ध और महान अशोक, गौतम बुद्ध और महान अशोक का चित्रण मिलता है। ठीक है, किसका चित्रण मिलता है? गौतम बुद्ध और महान अशोक का। और जो कलिंग विजय, जो सामधेनी में भी जो कविता थी वो कलिंग विजय क्या है, इसमें भी मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मगध महिमा पद्य नाटिका, मगध
महिमा पद्य नाटिका 3 भागों में, मगध महिमा पद्य नाटिका इसमें क्या है, 3 भागों में लिखी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मगध महिमा पद्य नाटिका 3 भागों में लिखी गई है। तो इतिहास के आंसू जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कब प्रकाशन हुआ, 1947 में। और इसमें क्या है, इतिहास की गौरव गाथा का चित्रण किया गया है। और यहाँ पर कवि जो है वो मुख्यतः गौतम बुद्ध और महान अशोक से प्रभावित दिखाई देते हैं। और कलिंग विजय जो सामधेनी में भी प्रकाशित थी, वो कलिंग विजय यहाँ भी कविता जो है वो संकलित की गई है। और मगध महिमा यहाँ एक मुख्यतः पद्य नाटिका है जो 3 भागों में लिखी गई है, जिसमें सम्राट अशोक और महात्मा बुद्ध, नालंदा, वैशाली, इनका चित्रण मिलता है। ठीक है, तो इतिहास के आंसू। चलिए अगली जो इनकी कविता है उसका जिक्र कर लेते हैं। अगली कविता का नाम है धूप और धुआं। धूप और धुआं। धूप और धुआं, जिसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। देखिए, धूप और छाह, धूप और छाह, धूप और धुआं दोनों क्या है, अलग अलग काव्य संग्रह है। धूप और छाह में क्या था, बाल उपयोगी कविताओं का संग्रह था, 1946 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। और धूप और धुआं 1951 ईस्वी में यह संकलन प्रकाशित हुआ। और इसमें क्या है, इसमें 1947 के पश्चात, यानी कि आज़ादी के पश्चात लिखी गई, आज़ादी के पश्चात लिखी गई सफुट कविताएं संकलित हैं। सफुट कविताएं संकलित हैं, आज़ादी के पश्चात लिखी गई, इसमें सफुट कविताएं संकलित हैं। और इसमें क्या है, इसमें कवि का समकालीन व्यवस्था के प्रति भावात्मक विरोध प्रकट हुआ है। इसमें क्या है, इसमें 1947 के पश्चात लिखी गई सफुट कविताएं संकलित हैं, यानी कि 1947 में क्या हो गया था, हमारा देश आज़ाद हो गया था। और इसमें जो है आज़ादी के पश्चात यानी समकालीन जो अवस्था थी उसके विरुद्ध जो है कवि का भावात्मक विद्रोह इनकी कविताओं में, इस संग्रह की कविताओं में प्रकट हुआ है। जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब हम गुलाम थे तो स्वराज्य के प्रति आशा की धूप जो है वो हमारे मनों में खिली हुई थी, किंतु जैसे ही हम आज़ाद हो गए तो आज़ादी के पश्चात जो स्वराज्य के प्रति असंतोष का धुआं है वो सुलगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी कारण से इस काव्य संग्रह का क्या नाम रखा गया, धूप और धुआं। लिख लीजिए। इसमें समकालीन अवस्था के प्रति, इसमें समकालीन अवस्था के प्रति कवि का भावात्मक विद्रोह प्रकट हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, समकालीन अवस्था के प्रति कवि का भावात्मक विद्रोह प्रकट हुआ है। और इसमें कुछ मुख्य कविताएं हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई, जैसे कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, और दूसरी थी लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक बहुत प्रसिद्ध कविता इनकी सुनी होगी कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी,
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत अधिक इनकी प्रसिद्ध रही हैं। तो ये पंक्तियां कहाँ संकलित थी इनकी? धूप और धुआं जो काव्य संग्रह है, जिसमें जनतंत्र का जन्म जो कविता है, उस जनतंत्र का जन्म कविता की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। हमारा जो अगला व्याख्यान होगा उसमें हम इससे अगली जो कविताएं हैं मुक्तक काव्य, उनकी हम चर्चा इसी प्रकार विस्तृत रूप से करेंगे। तो बने रहिएगा हिंदी साहित्य समीक्षा के साथ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।